हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे समास। समास से संबंधित हम लोग संपूर्ण जानकारी को देखेंगे। हिंदी व्याकरण में जो है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है समास। और हिंदी संबंधित कोई भी परीक्षा हो, चाहे यूपी टेट, सी टेट, एच टेट या फिर टीजीटी, पीजीटी, डी ट्रिपल एस बी, केवीएस, एनवीएस, कोई भी परीक्षा हो या बोर्ड एग्जाम की तैयारी ही क्यों न कर रहे हो, समाज से संबंधित प्रश्न जो है हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। समास देखिए, समास किसे कहते हैं? तो समास का सामान्यतः अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण करना। समास जो है शब्द रचना की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि अर्थ की दृष्टि से परस्पर भिन्न और स्वतंत्र अर्थ रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी अन्य स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं। यानी कि समास जो है अर्थ की दृष्टि से परस्पर भिन्न और स्वतंत्र अर्थ जो शब्द रखते हैं, उन दो या दो से अधिक शब्दों को मिला करके वो एक अन्य स्वतंत्र शब्द की रचना करता है। आगे देखते हैं कि समास विग्रह किसे कहते हैं। देखिए, जैसे कि समास जो है वो संक्षिप्तीकरण होता है, तो जो समास विग्रह है वो विस्तार होता है। समासिक शब्दों को विभक्ति सहित पृथक करके उनके संबंधों को स्पष्ट करने की प्रक्रिया है समास विग्रह। और यह समास रचना से पूर्ण रूप से विपरीत प्रक्रिया है। जैसा कि अभी बताया, जो समास होता है वो क्या होता है? संक्षिप्तीकरण होता है। और जो समास विग्रह होता है वह उसका विस्तार होता है। संस्कृत में भी देखिए समासों का बहुत प्रयोग होता है, और जो अन्य भारतीय भाषाएं हैं उनमें भी समास का उपयोग देखने को मिलता है। समास के बारे में संस्कृत में एक सूक्ति प्रसिद्ध है कि द्वंद्वो द्विगुरपि चाहम मदेगेः नित्यम अव्यविभाव तत्पुरुष कर्मधारय ये नाहम श्याम बहुव्रीहि। इसमें जो है कि समास के प्रकारों का वर्णन किया गया है। फिर आता है पूर्व पद और उत्तर पद। तो ये जान लेते हैं कि पूर्व पद और उत्तर पद क्या होता है। तो समास रचना में दो शब्द अथवा दो पद होते हैं। तो पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और बाद वाले पद को या दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। और इन दोनों पदों के समास से, ठीक है, जो नया संक्षिप्त शब्द बनता है उसे हम लोग समासिक पद कहते हैं या समस्त पद कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यह राष्ट्र धनपति बराबर राष्ट्रपति। तो यहाँ पे जो ये राष्ट्र है ये पूर्व पद है और जो पति है ये उत्तर पद है। दोनों को मिलाकर ये जो राष्ट्रपति बना है ये समस्त पद है। अब आगे देख लेते हैं कि समास की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, क्योंकि अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी समास की विशेषता नहीं है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि समास की विशेषताएं क्या क्या हैं। देखिए, समास जो है दो या दो से अधिक पदों का मेल होता है। समास में शब्द पास पास आकर नया शब्द बनाते हैं। पदों के बीच विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। समास से बने शब्द में कभी उत्तर पद प्रधान होता है तो कभी पूर्व पद प्रधान होता है और कभी कभी अन्य पद प्रधान हो जाता है। इसके अलावा जो है कभी कभी दोनों पद भी प्रधान हो सकते हैं। ये थी समास की विशेषताएं। अब आइए देख लेते हैं समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास के कुल 6 भेद होते हैं। पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा बहुव्रीहि समास और छठवां है अव्ययीभाव समास। तो आगे की वीडियो में हम लोग इन 6 समासों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और जो परीक्षाओं में विभिन्न उदाहरण पूछे गए हैं उनको भी हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग तत्पुरुष समास से। देखिए, तत्पुरुष समास में जो है पूर्व पद गौण होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। ये इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लीजिएगा कि जो तत्पुरुष समास है उसमें पूर्व पद जो है गौण होता है और जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है। और समस्त पद बनाते समय इसमें जो विभक्ति चिन्ह होते हैं उनका लोप हो जाता है। इस समास की रचना जो है 2 प्रकार से की जाती है। पहला तो एक संज्ञा होता है शब्द और एक संज्ञा या विशेषण हो सकता है। जैसे कि युद्ध का क्षेत्र है, तो इसमें युद्ध का क्षेत्र है तो देखिए यहाँ पे का और में है, ठीक है। तो इसमें जो एक संज्ञा और एक विशेषण है। फिर दूसरे प्रकार से हम लोग बना सकते हैं इसको, जो है कि संज्ञा और क्रिया की तरह। तो संज्ञा और क्रिया की तरह बनाएंगे। जैसे शरण में आगत है, शरणागत हुआ, स्वर्ग को गमन, स्वर्ग गमन हुआ। तो यहाँ पे जो आगत और गमन है ये क्रियाएं हैं और शरण और स्वर्ग ये दोनों संज्ञाएं हैं। तो इस तरह भी तत्पुरुष समास बन सकता है। अब देखिए, जो है तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं कारकों की दृष्टि से। पहला है कर्म तत्पुरुष।
तो कर्म तत्पुरुष में जो है को विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे कि सिद्धि प्राप्त, तो इसका क्या होगा, सिद्धि को प्राप्त। तो यहाँ पे देखेंगे आप, सिद्धि प्राप्त में जो है इस को का लोप हो गया है। नगरगत यानी कि नगर को गत यानी नगर को गया हुआ, तो यहाँ पे देखेंगे तो इसमें भी जो है को का लोप हो गया है। अगला है करण तत्पुरुष, जिसमें कि से या फिर के द्वारा इसका जो है लोप हो जाता है। देखिए जैसे कर्ण तत्पुरुष है हस्तलिखित, तो इसका मतलब हुआ हाथों से लिखित, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ये से है इसका लोप हो गया है। फिर है तुलसी के द्वारा रचित, तो इसका क्या हो जाएगा, तुलसी रचित, यहाँ पे भी के द्वारा का लोप हो गया है। अगला है संप्रदान तत्पुरुष, जिसका विभक्ति चिन्ह है वो है के लिए। तो रसोई घर मतलब रसोई के लिए घर, जेब खर्च मतलब कि जेब के लिए खर्च, तो यहाँ पे ये जो के लिए विभक्ति है इसका लोप हो गया है संप्रदान तत्पुरुष में। अगला भेद है अपादान तत्पुरुष, तो इसका मतलब हुआ कि जो से ये है इसका अलग होने के भाव में इसका लोप हो जाता है। जैसे देखिए पथ भ्रष्ट यानी कि पथ से भ्रष्ट यानी उस पथ से अलग हो गया है। देश निकाला यानी देश से निकाला, तो यहाँ पे भी देखें जो से विभक्ति है इसका लोप हुआ है, और ये पथ भ्रष्ट और देश निकाले दोनों अलग होने का भाव दर्शाते हैं। अगला है संबंध तत्पुरुष, इसमें जो है का के की ये संबंध कारक का जो चिन्ह होता है, ये विभक्तियाँ चिन्ह है, इसका लोप हो जाता है। जैसे देखिए राजा का पुत्र राजपुत्र हो गया, घोड़ों की दौड़ घुड़दौड़ हो गया, तो यहाँ पे का और की का लोप हो गया। अगला है अधिकरण तत्पुरुष, तो अधिकरण तत्पुरुष जो है इसका विभक्ति चिन्ह होता है में या पर। तो आप बीती यानी कि आप पर बीती, यहाँ भी देखेंगे तो पर का लोप हुआ है। विश्व प्रसिद्ध मतलब विश्व में प्रसिद्ध, यहाँ पे में का लोप हो गया है। यद्यपि कि जो तत्पुरुष समास के अधिकांश विग्रहों में कोई विभक्ति चिन्ह अवश्य ही आता है, परंतु तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं कि जिनके विग्रहों में विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नई तत्पुरुष बोलते हैं, नई तत्पुरुष समास कहा जाता है। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कि देखिए असभ्य न सभ्य, अनंत न अंत, अनादि न आदि, असंभव न संभव, तो ये कुछ जो है वो न समास के उदाहरण है, न तत्पुरुष समास के। फिर आगे हम लोग देख लेते हैं, जो तो तत्पुरुष समास के 6 भेदों को हमने देखा। अगला जो समास का प्रमुख भेद है वो है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में जो होता है पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य में विशेषण और विशेष्य का संबंध पाया जाता है। देखिए परीक्षा में ऐसे भी पूछ सकता है कि विशेषण और विशेष्य का संबंध किस समास में होता है, तो विशेषण और विशेष्य का संबंध जो है वो कर्मधारय समास में होता है। इसमें पूर्व पद गौड़ रहता है और उत्तर पद प्रधान होता है। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए जैसे चंद्रमुख यानी कि चंद्र जैसा मुख, कमल नयन यानी कि कमल के समान नयन, तो इसमें आप देखेंगे कि एक जो है एक विशेषण है और एक विशेष्य है। जैसे कि देह लता है मतलब कि देह रूपी लता, महादेव मतलब कि महान देव, और नील कमल, नील कमल का मतलब हो गया नीला कमल, तो इसमें देखेंगे एक विशेषण है और एक विशेष्य है। इसी तरह है पीताम्बर यानी कि पीला, अंबर यानी कि पीला वस्त्र, सज्जन यानी कि सतजन यानी कि अच्छा जन, फिर है नरसिंह यानी कि नरों में सिंह के समान, तो यहाँ पे भी देखेंगे तो एक जो है ये क्या है विशेषण है और एक विशेष्य है। तो ये था कर्मधारय समास, जिसमें कि विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। अगला जो समास है वो है द्विगु समास। तो द्विगु समास है वो कर्मधारय समास का ही एक उपभेद होता है, और इस समास का जो पूर्व पद जो होता है वो संख्यावाचक विशेषण होता है, यानी कि उसमें शुरू में जो है कि संख्या दी गई रहती है, और समस्त पद जो है वो किसी समूह का बोध कराता है। अब आइए इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे देखिए नवग्रह यानी कि 9 ग्रहों का समूह, तो देखेंगे यहाँ पे जो 9 है ये संख्यावाची शब्द है। फिर अगला है दोपहर यानी 2 पहरों का समाहार, तो यहाँ पे 2 देखेंगे ये भी संख्यावाची है। फिर है त्रिलोक यानी 3 लोकों का समाहार, चौमासा यानी कि 4 मासों का समूह, नवरात्र नवरात्रियों का समूह, शताब्दी 100 अब्दों यानी कि वर्षों का समूह, फिर है अठन्नी यानी कि 8 आनों का समूह, त्र्यंबकेश्वर यानी कि 3 लोकों का ईश्वर। तो आप ये जितने भी उदाहरण देखेंगे सबके जो शुरू में आप देखेंगे तो कोई ना कोई संख्या आपको देखने को मिलेगी। तो द्विगु समास का जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाची होता है। ठीक है, अगला समास देखते हैं हम लोग द्वंद्व समास।
तो इस समास के जो है दोनों पद ही प्रधान होते हैं और विग्रह जब किया जाता है तो इसमें योजक या फिर समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे देखिए माता पिता, तो बीच में देखेंगे योजक चिन्ह लगा हुआ है। भाई बहन, राजा रानी, दुख सुख, दिन रात, राजा प्रजा, इन सभी उदाहरणों में आप देखेंगे तो योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। योजक चिन्ह इसको कहते हैं जो इस तरीके से लगा होता है डैश की तरह। और यहाँ पे आगे देखिए, और का प्रयोग जो है समान प्रकृति के पदों के मध्य में या फिर या का प्रयोग विपरीत प्रकृति के पदों के मध्य में किया जाता है। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे देखिए माता और पिता समान प्रकृति है, गाय भैंस ये भी समान प्रकृति है, धर्म धर्माधर्म, यहाँ पे भी देखिए योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है लेकिन इसमें द्वंद्व समास है, यानी कि धर्म या अधर्म, यहाँ पे विपरीत प्रकृति है। सुरासुर, यहाँ पे भी योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया लेकिन इसका मतलब हुआ सुर या असुर, जो कि दोनों क्या रखते हैं, विपरीत प्रकृति रखते हैं। और द्वंद्व समास जो होता है ये भी 3 प्रकार का होता है, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। आप लोग इसको याद रखें कि द्वंद्व समास के भी 3 भेद होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। आगे हम लोग देख लेते हैं बहुव्रीहि समास। तो जिस समास के दोनों पद जो हैं वो अप्रधान हो और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। यानी इसके कहने का आशय कि न तो पहला पद ही प्रधान होता है न दूसरा पद ही प्रधान होता है, बल्कि उन दोनों को मिलाकर जो नया शब्द बनता है उसमें अन्य पद प्रधान हो जाता है बहुव्रीहि समास में। कुछ उदाहरण है, जैसे देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे है दशानन, तो इसमें कोई पद प्रधान नहीं है, लेकिन जब इसका ये रूप बना है दशानन तो इसका अर्थ हो गया रावण, तो ये पद प्रधान हो गया। इसका अर्थ हुआ 10 है आनंद जिसके अर्थात की रावण। इसी तरह है नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात की शिव। सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके अर्थात की मेघनाद की पत्नी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे तीनों ही जो है वो अन्य पद प्रधान हो रहे हैं। कुछ उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे देखिए लिखा है पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका अर्थात की श्री कृष्ण। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका अर्थात की गणेश जी। दुरात्मा, बुरी आत्मा वाला यानी कि दुष्ट। इसी तरह श्वेतांबर यानी श्वेत है जिसके अंबर, अंबर मतलब वस्त्र होता है, अर्थात की सरस्वती जी। तो इन सब में जो है वो हमें बहुव्रीहि समास देखने को मिलता है। अब हम लोग लास्ट में देख लेते हैं अव्ययीभाव समास। तो इस समास में जो है पूर्व पद प्रधान होता है और अव्यय होता है। जैसे कि यथामति यानी कि मति के अनुसार, आमरण यानी कि मृत्यु तक, इसमें जो यथा और आ आया है ये दोनों अव्यय हैं। और जहाँ एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति भी होती हो वहाँ पे भी अव्ययीभाव समास होता है। उदाहरण देखिए कुछ, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है आजीवन यानी कि जीवन भर। यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा विधि, विधि के अनुसार। तो यहाँ पे आप जो देखेंगे ये आ आया है, यथा आया है, यहाँ पे भी यथा है, यहाँ पे भी यथा है, तो ये सभी उपसर्ग हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया है, अव्ययीभाव समास हो गया है। अब उसी तरह आगे कुछ उदाहरण और हैं, देखिए यथाक्रम, क्रम के अनुसार। यहाँ पे देखेंगे भर पेट, पेट भरकर। हर रोज, रोज रोज। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। रातों रात, रात ही रात में। तो यहाँ पे शुरू में आप जो देखेंगे, आप देखिए बीच में यहाँ पे योजक चिन्ह का भी प्रयोग हो सकता है, या शब्द की देखिए पुनरावृत्ति भी हुई है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया है, अव्ययीभाव समास हो गया है। कुछ उदाहरण और हैं, देखिए जैसे प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। बेशक, शक के बिना। निडर, डर के बिना। निसंदेह, संदेह के बिना। प्रतिवर्ष यानी कि हर वर्ष। और आमरण यानी कि मरण तक। तो यहाँ पे जो प्रति, बे, नी, प्रति ये सब आया है, ये सब उपसर्ग है और इसलिए यहाँ पे अव्ययीभाव समास हो गया है। अव्ययीभाव समास की हम लोग बात करें कि पहचान कैसे करेंगे, तो पहले हम लोग इसमें देख लेते हैं उपसर्गों से बने पद। जैसे कि अभी हम लोगों ने कुछ देखा भी, आजीवन, निर्दोष, प्रतिदिन, बेघर, लावारिस। यहाँ पे आप देखेंगे तो आप लोगों को इसमें अव्यय देखने को मिलेंगे, जैसे उपसर्ग देखने को मिलेंगे। आ, निर, प्रति, बे, ला, यथा, ये सब क्या हैं, उपसर्ग हैं। तो यहाँ पे अव्ययीभाव समास हो गया है। दूसरा हम लोग पहचान सकते हैं अव्ययीभाव समास को कि जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो वहाँ पे भी अव्ययीभाव समास होता है। जैसे घर घर, नगर नगर, रोज रोज।
ठीक है। देखिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया, जबकि योजक चिन्ह का प्रयोग जो है वो द्वंद्व समास में होता है, लेकिन द्वंद्व समास में शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं होती है और अव्ययीभाव समास में शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है। घर घर का मतलब घर के बाद घर, नगर नगर, नगर के बाद नगर, रोज रोज यानी कि हर रोज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। तीसरा हम लोग कैसे पहचान सकते हैं कि इसमें अव्ययीभाव समास है। एक जैसे शब्दों के मध्य में बिना संधि नियम के कोई मात्रा या व्यंजन आ जाता है, यानी उसका आगम हो जाता है, तो वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखिए, हाथों हाथ, दिनों दिन, बागों बाग। ठीक है, तो हाथों हाथ का मतलब हुआ कि हाथ ही हाथ में, दिनों दिन मतलब दिन ही दिन में, बागों बाग मतलब बाग ही बाग में। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हाथों हाथ जुड़ गया, दिनों दिन और बागों बाग, ये दोनों आपस में जुड़ गए लेकिन बिना किसी संधि के नियम के। इसमें जो है ये मात्रा या व्यंजन आ गए। जैसे हाथों हाथ में देखें तो ये ओ की मात्रा, यहाँ भी ओ की मात्रा और यहाँ भी ओ की मात्रा, ये दोनों बिना किसी जो संधि नियम के आ गए हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोगों ने समास के बारे में सभी जानकारी को देख लिया कि समास कितने प्रकार के होते हैं, उनके कौन कौन से उपभेद हैं और कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण को भी देख लिया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक करें।